हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो अगेन सेकंड वीडियो ऑफ टुडे, जिसमें कि हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस में मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। आई नो कि एक्सप्लेनेशन से बहुत ईजिली आप कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, क्योंकि आज ही जो मैंने स्ट्रैटेजी की वीडियो डाली, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। उसमें कोविड के गाइडलाइंस और बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी के साथ जो है, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो ये टॉपर स्टॉप का टेलीग्राम चैनल जो है वो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसी के साथ ये वाली जो वीडियोस हैं जो स्पेसिफिक एमसीक्यू से रिलेटेड है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। डेट इज प्रैक्टिस सेट फॉर ईपीएफओ नाम की प्लेलिस्ट होगी, उसके अंदर देखने को मिलेगी। ईपीएफओ का एक बार एग्जाम हो जाएगा, देन हम स्टेट पीसीएस, अदर एग्जाम्स और यूपीएससी के लिए भी अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। अभी हमारा फोकस ईपीएफओ के ऊपर है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो पूछा गया आपसे कि CBET 2020 जो प्रोजेक्ट था वो न्यूज़ के अंदर कई बार देखा गया है, वो क्या था। देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम करंट अफेयर का क्या करें, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो जो है वो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस पे बनाई है, तो आपके लिए ईजी होगा खुद को एनालाइज करना। सो ए इज क्लीनिंग ओशंस बाय रिमूविंग प्लास्टिक्स फ्रॉम द सी बेड, बी इज कोरल रीफ, सी इज ओशन मैपिंग एंड डी इज प्रोजेक्ट्स टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ एक्वेटिक स्पीशीज। ठीक है, तो यहाँ पे CBET 2020 प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना है। एक ऑप्शन में दिया है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली ओशंस को, समुद्रों को साफ करने के लिए, उनसे प्लास्टिक उनकी ज़मीन से हटा के। सेकंड जो है ये कोरल रीफ से रिलेटेड है। सी इसमें कहा है कि जो ओशंस है उनकी मैपिंग की जाएगी। और डी में कहा गया है कि ये एक प्रोजेक्ट है जिससे कि एक्वेटिक एनिमल्स या फिर जो स्पीशीज़ है उनकी लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो सी ऑप्शन ओशन मैपिंग जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका CBET 2030 प्रोजेक्ट का। तो देखिए क्या हुआ था कि ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, किसके बीच में है, तो निपुण फाउंडेशन ऑफ जापान जो है और उसी के साथ जनरल बैथमेट्रिक चार्ट ऑफ ओशंस जो है, इनके थ्रू इसको शुरू किया गया है। कब इसको शुरू किया गया था, तो जून 2017 के अंदर UN ओशन कॉन्फ्रेंस में इसको लॉन्च किया गया था। बट अभी दोबारा न्यूज़ के अंदर है, इस वजह से आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि जो SDG 14 है उसके अलाइनमेंट में इसको किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एश ट्रैक अ मोबाइल ऐप समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड। तो एश ट्रैक ऐप जो आपको दिखता है न्यूज़ के अंदर, उससे रिलेटेड आपको बताना है कि ये क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए जो है वो है फॉर मॉनिटरिंग ऑफ फ्लाई ऐश जनरेशन एंड यूटिलाइजेशन डाटा ऑफ थर्मल पावर प्लांट। इसमें कहा गया है कि जो फ्लाई ऐश जनरेशन होती है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, जो कि थर्मल पावर प्लांट्स के डाटा को यूटिलाइज करता है। बी इज़ फॉर मॉनिटरिंग ऑफ दिल्ली पोल्यूशन लिमिट्स, दिल्ली पोल्यूशन के लिमिट को मॉनिटर करने के लिए। सी सोइल हेल्थ मॉनिटरिंग ऐप फॉर फार्मर्स, ये जो है ये एक सोइल हेल्थ मॉनिटरिंग ऐप है फार्मर्स के लिए। और डी जो है इसका ऑप्शन है कि टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, और इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को ढूंढने के लिए इस ऐप को बनाया गया है। तो एक बार अटेम्प्ट कीजिए इसे। ओके डन। तो देखिए ए जो है वो आपने अटैम्प्ट कर ही लिया होगा इसका, बट मैं एक चीज़ जो आपको टिप देना चाहती हूँ, जैसे मैंने आज भी आपको स्ट्रेटजी वीडियो में बताया था कि आप पेंसिल लेके जाएंगे, आप करेक्ट है, इनकरेक्ट है, क्या वर्ड दे रखा है, कीवर्ड, आप उसको ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ठीक है, ये तो क्या हुआ कि ऑप्शन ही आपका सही मिल गया, बट जब आप इस ऑप्शन को करेंगे ना, तो हो सकता था कि यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट की जगह जो है वो कोई और पावर प्लांट देते। बस आप इतना सा पढ़ते कि फॉर मॉनिटरिंग ऑफ फ्लाई ऐश, अच्छा फ्लाई ऐश आ गया, यहाँ पे ऐश ट्रैक है, तो मतलब कि यही आंसर होगा। तो यहाँ पे जो क्या होगा कि जब आप वहाँ पे पेपर में जाएंगे तो आप ये टर्म जरूर देख लेंगे कि किसके बारे में बात की जा रही है, किसके थ्रू बात की जा रही है। ये छोटे छोटे कीवर्ड्स आपको करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऐश ट्रैक जो है वो आपको आंसर तो पता ही चल गया है। मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि मॉनिटर करेगा इसको, और उसी के साथ क्या होगा कि यहाँ पे एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाएगा, किसके बीच में, जो फ्लाई ऐश प्रोड्यूसर्स होंगे उनके बीच में, मतलब कि थर्मल पावर प्लांट्स के बीच में, और यूजर्स के, मतलब कि जो प्रोड्यूस कर रहा है और फिर जो है उसको यूज कर पा रहा है कोई पर्सन, तो उन दोनों का यहाँ पे कम्युनिकेशन कराया जाएगा। ऐश यूजर्स कौन से होंगे, जैसे कि तो रोड कॉन्ट्रैक्टर्स और जो सीमेंट प्लांट्स के मैन्युफैक्चरर होते हैं वो यहाँ पे यूजर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द कलर ऑफ लोनार लेक वाटर हैज टर्न पिंक, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल रीजन फॉर द कलर चेंज। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि अभी क्या हुआ है बेसिकली कि जो लोनार लेक थी महाराष्ट्र में, आप सभी को पता है कि उसका जो पानी था वो पिंक हो गया था। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि उसका क्या रीजन हो सकता है। सो फर्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ आयरन, की आयरन वहाँ पे मिला। सेकेंड द प्रेजेंस ऑफ द सोल्ट लविंग
लिविंग जो होलो आर्की माइक्रोब्स थे वो मिले, और थर्ड इज द डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो ठीक है, तीनों आपने देख लिया। ऑप्शन अब आपके सामने क्या है, ए इज 1 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 2 ओनली एंड डी इज 1 एंड 3 ओनली। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे 2 ओनली जो है मतलब कि सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने ये बताया कि जो महाराष्ट्र के अंदर ये लेक थी ये होलो आर्की माइक्रोब्स जो है उनकी प्रेजेंस की वजह से हुई थी। तो सेकंड जो आपका स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल सही हो गई। नेक्स्ट इज पूछा गया है कि बंकर कन्वेंशन जो न्यूज़ के अंदर देखने को मिलता है वो किससे रिलेटेड है। ए इज ऑयल स्पिल डिजास्टर से रिलेटेड है, बी इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से, सी ओजोन होल से, डी हैजार्डस वेस्ट से। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बताऊं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैम आउट ऑफ द सिलेबस टॉपिक है। वो आउट ऑफ द सिलेबस टॉपिक नहीं होता, वो बेसिकली क्या होता है कि सब्जेक्ट्स तो वो यूपीएससी के एग्जाम्स वाले ही होते हैं पर वो करंट अफेयर के होते हैं, तो हमें वो लगता है कि वो आउट ऑफ द सिलेबस है। ठीक है, तो वो बेसिकली करंट अफेयर में पूछा गया होता है, चाहे वो मिडिवल इंडिया की किसी पर्सनैलिटी या किसी बुक के ऑथर का ही नाम क्यों ना हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस वजह से आपको करके जाने हैं और कॉपी लेके बैठिएगा, साथ के साथ नोट करते जाइएगा इसको। तो पहले इसको अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो ए ऑप्शन जो है ऑयल स्पिल डिजास्टर जो है उसके लिए बंकर कन्वेंशन बनाई गई थी। तो यहाँ पे देखिए अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल लाइबिलिटी फॉर बंकर एयर ऑयल पोल्यूशन जो 2001 में बनाया गया था, उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि जब आप समुंदर से किसी भी ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या होता है कि उसमें बड़े बड़े टैंक्स लेके जाए जाते हैं, तो वहाँ पे जो वेसल्स के ओनर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी ऑयल लीक्स का के लिए। ठीक है, तो ये इसके अंदर 2001 के अंदर कहा गया था। ये जो कन्वेंशन थी ये 2008 के अंदर जो है वो एनफोर्स की गई थी और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया जाता है। और ये जो कन्वेंशन थी वो अडोप्ट इसलिए की गई थी ताकि देखिए जो भी पर्सन जो है वो डैमेज सफ़र करता है या फिर कोई जो एक्वाटिक स्पीशी है वो डैमेज सफ़र करती है ऑयल स्पिल्स के थ्रू, उसको रोका जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू ग्राम न्यायालयस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब क्या होता है कि जैसे मैंने पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर आपको कराया था ना, करंट अफेयर की लिस्ट में आप जाके देखिए आपको सारा करंट अफेयर मिलेगा प्लेलिस्ट के अंदर जाके। तो ग्राम न्यायालयस जो थे वो अभी करंट अफेयर के अंदर थे, इसी वजह से क्वेश्चन आया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो वो है इट शुड बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो इसमें मतलब कहा गया है कि जो एक रिटायर्ड जज होंगे हाई कोर्ट के वो उसके प्रेसिडेंट होंगे। सेकंड, ऑल द स्टेट्स हैव टेकन स्टेप्स टू नोटिफाई ग्राम न्यायालयस इन इंडिया। इसमें कहा गया है कि जितने भी स्टेट्स हैं उन सब ने जो है वो कोशिश की है कि वो ग्राम न्यायालयस को सेटअप करें अपने उसमें। और थर्ड स्टेटमेंट जो दी गई है वो है कि इट विल हैव बोथ सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ओवर द ऑफेंसेस। तो कहा गया है कि इसका जो होता है वो सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन होता है ऑफेंसेस के ऊपर ग्राम न्यायालय का। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो है 2 and 3 ओनली, बी जो है 1 and 3 ओनली, सी इज 3 ओनली एंड डी इज 1 and 2 ओनली। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका 1 and 3 जो है वो सही, सॉरी यहाँ पे जो 3 है आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मतलब कि जो सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट है कि जो ग्राम न्यायालय होते हैं उसमें सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन होता है ऑफेंसेस के ऊपर। यहाँ पे सभी स्टेप्स जो है उन्होंने नहीं लिया है, टोटल 11 स्टेट्स ने लिया है। और उसके साथ और एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देती हूँ। तो जो ग्राम न्यायालय या फिर जो विलेज कोर्ट थे वो ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के अंदर एस्टेब्लिश किए गए थे ताकि जो रूरल एरियाज है उसके अंदर जस्टिस सिस्टम जो है वो एक स्पीडी लेवल पे प्रोवाइड किया जा सके। कब ये एनफोर्स हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2019 से ये फोर्स के अंदर आया था। और जो ईच ग्राम न्यायालय होता है उसमें क्या होता है, ये एक कोर्ट होता है जिसमें कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है जो फर्स्ट क्लास के होते हैं। तो इस वजह से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो गई कि रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट नहीं होते हैं। उसी के साथ क्या होता है कि जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है मतलब जो न्याय अधिकारी होते हैं वो किसके थ्रू किए जाते हैं अपॉइंट, तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट किया जाता है इनका। बट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो हाई कोर्ट से कंसल्ट करती है कि किसको अपॉइंट करना और फिर इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो ग्राम न्यायालय है वो हर पंचायत के मतलब कि एवरी पंचायत को इंटरमीडिएट लेवल पे जो है वो करना होता है। मतलब कि अगर वो करना चाहते हैं इस तरीके से एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और जो ग्राम न्यायालय होते हैं वो कि आपका जुरिस्डिक्शन जो होता है वो किसके थ्रू किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई करती है कि इस एरिया के ऊपर जो है वो आपका जुरिस्डिक्शन है। और अगेन जो है वो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगी स्टेट गवर्नमेंट, देन वो जो है नोटिफिकेशन लाएगी। और उसी
के साथ जो होता है न्याय अधिकारी जो होता है वो मोबाइल कोर्ट्स भी कर सकते हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट वाले कर सकते हैं, ताकि सभी विलेजेस के अंदर जो है वो प्रोसीडिंग्स कंडक्ट हो सके। ग्राम न्यायालय जो होते हैं वो सिविल और क्रिमिनल दोनों ऑफेंसेस के ऊपर अपना जुरिस्डिक्शन दे सकते हैं। और अगर हम ये बात करते हैं जैसे कि ऑप्शन में था कि सभी स्टेट्स जो है उन्होंने ग्राम न्यायालय को एस्टैब्लिश किया है, तो अभी तक सिर्फ 11 स्टेट्स ऐसे हैं जिसने कि ग्राम न्यायालय को नोटिफाई किया है कि हम सेटअप करेंगे, और उसी के साथ कुछ स्टेट्स ऐसी हैं कि जिन्होंने नोटिफिकेशन को इशू किया है कि हाँ हम कर सकते हैं, ठीक है। पर उसमें से जो है सिर्फ केरला, महाराष्ट्र और जो राजस्थान है उसी में अभी ये काम कर रहे हैं, उनके अलावा किसी स्टेट्स के अंदर काम नहीं कर रहे हैं। इस वजह से सेकेंड स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन BEFR ऑफन सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड विद, आपसे पूछा गया है कि जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन न्यूज के अंदर देखने को मिलता है वो किससे जुड़ा हुआ है। ए इज पार्टीशन ऑफ बंगाल, बी इज द इनर लाइन परमिट सिस्टम, सी इज एनक्लेव्स एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, एंड डी इज मोस्ट डिफेंडिव इफ इनिशिएटिव। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो बी ऑप्शन जो है इनर लाइन परमिट सिस्टम जो है, जो कि ब्रिटिश टाइम में शुरुआत की गई थी इसकी, तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन जो है वो उससे जुड़ा हुआ है। एक बार मैं इसको आपको बता देती हूँ कि BFR जो है वो कौन कौन से स्टेट में लगा हुआ है। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश जो है, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड, ये जो 4 स्टेट्स होते हैं इसमें क्या होता है कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं उनको इनर लाइन परमिट के बिना जो है वो वहाँ पे नहीं एंटर कर सकते फॉर टेम्प्रोरी स्टे, मतलब कि थोड़े टाइम के लिए, बस टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए वो जा सकते हैं, पर वहाँ पे भी इनको इनर लाइन परमिट लेके जाना होगा। ये क्या होता है, एक तरीके का ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है जिससे कि इंडियन सिटीजन जो है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए जो है अलाउ कर सकते हैं वहाँ पे एंट्री, ठीक है। ये जो एक्ट थी ये किस टाइम में हुई थी, ब्रिटिश इरा के टाइम में हुई थी। उस टाइम क्यों किया गया था इसको, क्योंकि देखिए जो ब्रिटिश थे वो इन रीजन्स में अपने जो भी इंटरेस्ट हुआ करते थे उनको प्रोटेक्ट करते थे, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल्स रहा करते थे। तो कोई बाहर से मान लीजिए कोई नेता था, कोई फ्रीडम फाइटर था, वो यहाँ पे जाके उनको उकसा देता, उनको उनके राइट्स बता देता, तो ब्रिटिशर्स के तो इंटरेस्ट खतरे में पड़ जाते ना। तो इस वजह से इसको बनाया गया था। 1950 में जो इंडियन गवर्नमेंट थे उन्होंने ब्रिटिश सब्जेक्ट जो था, एक वर्ड था कि भाई ब्रिटिश सब्जेक्ट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, उसको रिप्लेस कर दिया गया था सिटीजन ऑफ इंडिया से, और एक इमेजिनरी लाइन जो है उसको बनाया गया है यहाँ पे जिसको कि इनर लाइन कहा जाता है, जिसमें कि 2 कम्युनिटीज जो है वो डिवाइड हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज आर इशूड फेस बाय माइनॉरिटीज इन इंडिया। ये जो क्वेश्चन है ये आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि अगेन मैं आपको कहती हूँ कि UPSC चाहता है कि एक ऐसा ऑफिसर अपॉइंट करना जो समझदार है, जो अपने बेसिस पे डिसीजंस ले रहा है, ठीक है। तो आप आप करंट अफेयर से अवेयर रहते हैं, इश्यूज से अवेयर रहते हैं, उस बेसिस पे क्वेश्चन बना रखा है। बट ऐसे क्वेश्चन देखने में टफ लगते हैं बट उतने ही ईजी होते हैं। फर्स्ट जो है वो है प्रॉब्लम ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, जो है वो एक इशू है जो कि माइनॉरिटी फेस करती है इंडिया के अंदर। सेकेंड जो है वो है लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड थर्ड जो है वो प्रॉब्लम ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो तीनों चीज़ें आपको पता चल गई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि माइनॉरिटी इन इंडिया फेस कर रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट है 1 ओनली, बी इज 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, एंड डी इज 1 to 3 ओनली। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो डी ऑप्शन जो है, मैंने आपको कहा था ना कि आंसर इनके सिंपल होते हैं, तो तीनों ही इशू जो है वो माइनॉरिटी, एक कोई भी कम्युनिटी है वो इंडिया के अंदर फेस करते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। तो आपको बताना है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस अभी हमें न्यूज़ के अंदर देखने को मिला है वो क्या है बेसिकली। ए इज लॉज मेड बाय अ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट। इसमें कहा गया है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर एक लॉ बनाती है वो सिर्फ स्टेट के अंदर ही इंप्लीमेंट होंगे, उससे बाहर नहीं होंगे। बी है व्हेन द लेजिस्लेचर इनेक्टिंग द लॉ हैज ट्रांसग्रेस्ड इट पावर एज इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। में कहा गया है कि जैसे ही कोई लेजिस्लेचर जो है वो किसी लॉ को इनेक्ट करता है तो वो अपनी पावर से और कम हो जाता है। सी इज अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट इज नॉट अ न्यूलिटी और वॉइड अब इनटू बट ओनली रिमेन्स एनफोर्सेबल रिमेन्स इन अ डोरमेंट स्टेट। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो होता है वो फंडामेंटल राइट से जो है
इनकंसिस्टेंट हो जाता है या फिर वॉइड हो जाता है, या फिर वो जो है अनएनफोर्सेबल होता है, एक डोरमेंट स्टेट में रहता है, उसको इनेक्ट नहीं किया जाता। और डी इज द डॉक्ट्राइन स्टेट्स दैट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्फेयर ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन लेजिस्लेचर आर मेड सुप्रीम, दे शुड नॉट एंक्रोच अपॉन द स्फेयर डिमार्केटेड फॉर द अदर। तो इसमें कहा गया है कि देखिए जो भी रिस्पेक्टिव स्फेयर एक स्टेट के लिए बनाया जाता है या फिर किसी यूनियन लेजिस्लेचर के लिए बनाया जाता है, वो उसी के अंदर टाइम करेंगे, वो दूसरे स्फेयर में एंक्रोच नहीं कर सकते। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन, समझ तो आपको आ गया होगा, अच्छे से मैंने समझा दिया हिंदी में। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस में कहा गया है कि जो भी लॉ स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है वो किसी दूसरे स्टेट के मतलब आउटसाइड द स्टेट एप्लीकेबल नहीं होगी, सिर्फ उसी स्टेट पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ आ ही गया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कहा गया है कि डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस जो है वो कब इन्वोक किया जा सकता है। तो कुछ सर्कमस्टांसेस यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे कहा गया है कि जब कोई भी पर्टिकुलर स्टेट जो होता है उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन उसको करना होता है, तब इसको हटाया जा सकता है, इन्वोक किया जा सकता है। या फिर जो टेरिटोरियल टैक्स नेक्सस जो है वो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ऐसे में है जो कि स्टेट मेकिंग लॉ में भी है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जा सकता है। और इसी से जो है ये पता चलता है कि मतलब कि कोई भी जो लॉ होती है वो एक टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर स्टेट के अंदर नहीं रह सकती। जैसे कि एक स्टेट जो है वो टैक्स को लिवाई कर सकता है एक पर्सन प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये सिर्फ उसी स्टेट में रहेगा, बाहर वाले स्टेट में वो चीज़ नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड फॉर द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के लिए कंसिडर की जाती है। तो फर्स्ट इज जीडीपी पर कैपिटा, 2 इज सोशल सपोर्ट, 3 इज हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 4 इज नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन एंड 5th इज फ्रीडम। ठीक है, तो आपको ये दे दिए गए हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में आपको बताना है कौन सा कंसिडरेशन किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, ए इज 1 2 3, बी इज 1 2 3 5, सी इज 4 5 एंड डी इज 1 3 5। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन, तो बी ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट जीडीपी पर कैपिटा, सेकंड इज सोशल सपोर्ट, फिर उसके बाद क्या हो गया हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड 5 फ्रीडम जो है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कंसीडर किए जाते हैं। नंबर ऑफ वर्किंग वीमेन जो है वो यहाँ पे कंसीडर नहीं की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो 156 कंट्रीज़ को मेजर करता है, डिटरमाइन करता है उनकी हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है। ये जो रैंकिंग्स होती है ये बेसिकली पोलिंग के थ्रू होते हैं, जिसको कि गैलप वर्ल्ड पोल कहा जाता है। यहाँ पे 6 वेरिएबल्स देखे जाते हैं। यहाँ पे हमने कितने देखे थे, 4 ही देखे थे, बट इसके अलावा टोटल 6 क्या है, जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जेनरसिटी और एब्सेंस ऑफ करप्शन जो है ये सारे इंडिकेटर्स देखे जाते हैं। ठीक है, फिनलैंड जो होता है वो वर्ल्ड हैप्पीएस्ट नेशन जो था वो 3rd कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक बना है। नॉर्डिक स्टेट जो है वो हमेशा ही टॉप 10 पोजीशन में आते हैं। और उसी के साथ जो लग्जमबर्ग है उसने 10th स्पॉट लिया है फर्स्ट टाइम दिस ईयर में। ठीक है, उसी के साथ जो कंट्रीज बॉटम पोजीशन पे आती है जिनमें कि बहुत सारे वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए रहते हैं रोज़ के रोज़, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी उनके अंदर है, जैसे कि जिम्बाब्वे है, साउथ सुडान है, अफगानिस्तान है, वो वर्ल्ड लीस्ट हैप्पी नेशंस की कैटेगरी के अंदर आए हैं। ठीक है, इंडिया का जो परफॉर्मेंस था वो क्या है कि प्रीवियसली 140 पे आया करता था, अब उसका ड्रॉप हो गया है 144 पे आ गया है। और उसी के साथ आपको क्या याद रखना है कि इंडिया जो है वो एक न्यू एंट्रेंट है बॉटम 15 ग्रुप के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो फर्स्ट इज इट इज द सेकंड मैन मेड ऑब्जेक्ट टू लीव आवर प्लैनेट। सेकंड जो है स्टेटमेंट दी गई है कि इट इज द ओनली स्पेसक्राफ्ट टू हैव विजिटेड ऑल 4 गैस जायंट प्लैनेट्स। थर्ड इज इट इज डेवलप्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी गई है कि सेकंड जो है ये ऐसा मैन मेड ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे प्लैनेट से जाएगा। सेकंड कहा गया है कि ये खाली ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो कि जितने भी गैस जायंट्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उन सब पे ये विजिट करेगा और इसको जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के थ्रू बनाया गया है। सो ऑप्शन है आपके सामने, ए इज़ 1 and 2 ओनली, बी इज़ 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली एंड डी इज़ 1 2 3 ओनली। तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए। ओके डन, तो ए ऑप्शन जो है वो 1 and 2 आपका सही हो जाएगा। इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी के थ्रू नहीं नासा के थ्रू बनाया गया है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी यहाँ पे। तो वॉयेजर 2 जो है वो ओनली प्रोब है जो कि नेपच्यून यूरेनस को जो है वो अपने प्लानिटरी फ्लाईबस के जो जर्नी है उसके अराउंड करेगा। सेकेंड मैन मेड ऑब्जेक्ट है, ये भी सही है। और ये ऐसा खाली स्पेस क्राफ्ट है जो कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून चारों पे जाएगा और उसी के साथ जो भी इसके 16 मून से डिस्कवर उनके ऊपर भी जाएगा। ठीक है, और ये जो है वो इनिशिएटिव है नासा का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है,
second last question. So recently the Environment Ministry has released a draft notification to regulate the use of reverse osmosis water filters. What is the reason for regulation? अब आपको लगेगा कि Environmental Ministry हम क्यों पढ़े, क्योंकि यहाँ पे RO फिल्टर से रिलेटेड यहाँ पे आ गया, रिवर्स ऑस्मोसिस आ गई है यहाँ पे, जो आपका साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको उस रिगार्ड में से करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है कि आर ओ प्योरीफायर्स जो है लेड टू वेस्टेज ऑफ ऑलमोस्ट 70 to 80% वाटर ड्यूरिंग द प्योरीफिकेशन प्रोसेस। जैसे हम देखते हैं हमारे फिल्टर्स लगे होते हैं घर में, तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो बकेट में स्टोर होता रहता है, तो इससे कहा गया कि 70 to 80% वाटर जो है वो खराब हो जाता है, फिर हम उसको कंज्यूम नहीं करते हैं ना, हम पर उसको प्लांट्स को दे देना चाहिए, हाउस होल्ड वर्क में उसको यूज़ कर लेना चाहिए, बट वो वेस्ट करते हैं मोस्टली लोग। सेकेंड जो है इट कोजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड थर्ड इट लीड्स टू आर्सेनिक पोल्यूशन इन वाटर। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट आपने देख ली। ए इज 1 ओनली, बी इज 2 and 3 only, C is 1 and 3 only and D is 3 only। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो है A1 ओनली, ये वाला हो गया आपका। तो यहाँ पे जो ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों गलत है, ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगी आपकी। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने जो है ये अभी एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला था और इसमें ये कहा गया था कि जो मैन्युफैक्चरर्स है रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर फिल्टर्स के, उनके लिए प्राइमरी कंसर्न्स बताई थी कि ये जो है वो आपके मतलब कि वेस्टेज हो रही है। ठीक है, इसमें जो मेनली डील किया गया है वो ये किया गया है कि कंज्यूमर्स को उनके TDS लेवल के बारे में अवेयर किया जा सके, इन्फॉर्म किया जा सके, और उसी के साथ ये भी कहा गया है कि किस तरीके से जो वाटर फिल्ट्रेशन है वो होता है, कि जब पानी एंटर करता है और बाद में निकलता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। और उसी के साथ जो है ये कहा गया है कि देखिए 2022 के बाद एक एम रखा गया है कि 25% वाटर ही जो है वो एज अ वेस्ट कैटेगरी के अंदर आएगा, जो 70 to 80% वाटर वेस्ट होता है वो फिर नहीं होगा। तो 25% और 2022 का रूल भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन टुडे इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विद रिगार्ड टू सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो गवर्नमेंट स्कीम के अंदर आपका ये आ गया। ट्राई करूंगी मैं, अभी मैं क्वेश्चन देख रही हूँ कहाँ से क्या कर सकते हो। गवर्नमेंट स्कीम्स की एक पूरी वीडियो बनाऊँ मैं आपके लिए, गवर्नमेंट स्कीम मैंने डाली भी थी पर आपका पता नहीं क्यों रिस्पॉन्स नहीं आया उसके ऊपर। गवर्नमेंट स्कीम चाहे तो आपने कर लिया है, तो मैं MCQ बनाऊंगी खाली गवर्नमेंट स्कीम के, अगर हो सका तो देख रही हूँ मैं, उसके ऊपर काम कर रही हूँ। तो आपको बताना है कि फर्स्ट इज इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2005, सेकंड इट कंटेन्स द स्टेटस ऑफ सॉइल विद रिस्पेक्ट टू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ओनली, थर्ड इट इंडिकेट्स फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन एंड सॉइल अमेंडमेंट रिक्वायरमेंट फॉर द फार्म। ठीक है, तो ये आपने देख ली तीनों के तीनों स्टेटमेंट। अब ऑप्शन आपके सामने A इज 1 ओनली, B इज 2 and 3 ओनली, C 1 and 3 ओनली एंड D इज 3 ओनली। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो क्या होगा, 3 ओनली हो जाएगा, मतलब कि जो तीसरी स्टेटमेंट है वो आपकी सही है, D ऑप्शन। ये दोनों स्टेटमेंट नहीं है। एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो SHC जो बनाया गया था वो बेसिकली क्यों बनाया गया था, ताकि हर फार्मर जो है उसको अपने सॉइल न्यूट्रिएंट स्टेटस का पता चल सके, उसी के साथ जो है उनको एडवाइस मिल सके कि किस तरीके से आप कितना जो है वो फर्टिलाइजर इसमें ऐड करेंगे और क्या उनकी सॉइल को अमेंडमेंट की या फिर चेंज की ज़रूरत है। ये जो स्कीम थी 2015 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की गई थी सूरतगढ़ राजस्थान के अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। उसी के साथ जो है इसके अंदर 12 पैरामीटर्स को देखा जाता है, जिसमें कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फिजिकल पैरामीटर्स जो है चारों देखे जाते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गई। और उसी के साथ जो है जो SHC होता है वो बेसिकली फर्टिलाइजर्स रिकमेंडेशन देता है और सॉइल अमेंडमेंट रिक्वायरमेंट जो होती है फार्म में वो बताता है। तो अपना जो अब रहा है स्कोर वो मेरे को ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल भी निराश मत होइए आपकी क्या हो रही है कंडीशन, क्या नहीं हो रही है। आपका काम है पढ़ना, अपने एम के लिए डेडिकेट रहना, अच्छे से तैयारी करना, आप वो कीजिए, सर्कमस्टांसेस सही हो जाएंगे, घबराइए नहीं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।